देखो, चुपचाप से मेरे पति और इस घर को छोड़कर चली जाओ, वरना एक मुस्कान थी जिसने बिना गलती के अपने पति को ड्रम में डाला था, और एक ये अंजलि होगी जो पति की प्रेमिका को ड्रम में डालने में जरा भी देरी नहीं करेगी। अंजलि का गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा देख नेहा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लेकिन शाम के धुंधलके में हल्की ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। कमरे की दीवारों पर फैली उदासी में डूबे हुए पल थे, लेकिन अंजलि के भीतर एक तूफान उठ रहा था। ऐसा तूफान जो ना दिखता था ना सुनाई देता था, बस भीतर ही भीतर सब कुछ तोड़ रहा था। 7 साल हो गए थे शादी को, लेकिन अंजलि की गोद आज भी सूनी थी। समाज के ताने, पड़ोस की फुसफुसाहटें और सबसे ज़्यादा उसकी सास रूपा जी की हर रोज की चुभती हुई बातें, सब मिलाकर उसे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहे थे। तू बाँझ है, इस घर की बहू होकर भी क्या फ़ायदा। लगता है मैं मेरे पोते का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगी शायद। हर सुबह ये चाय के साथ परोसे जाते थे ये शब्द, और हर रात अंजलि अकेले तकिए में मुंह छुपाकर रोती। राजेश उसका पति पहले कुछ कहता था, साथ देता था, डॉक्टरों के पास भी ले गया, लेकिन जब 5 साल गुजर गए और कोई खुशखबरी नहीं आई तो उसने भी चुप रहना सीख लिया। या शायद नेहा की आवाज़ सुनना उसे ज़्यादा पसंद आने लगा था। नेहा एक चालबाज सी लड़की जिसे रूपा जी ने अपनी बातों में बहकाकर बेटी की तरह धीरे धीरे घर लाना शुरू कर दिया था। लेकिन अंजलि की नज़रें सब देख रही थी। नेहा सिर्फ घर की मेहमान नहीं थी, वो धीरे धीरे करके अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी थी। नेहा के आने के बाद राजेश अब अंजलि की आंखों में आंखें डालकर बातें नहीं करता था, और जब करता तो उसका लहजा खाली सा होता था। मैं क्या करूं अंजलि, तुम्हारे साथ तो मैंने हर कोशिश कर ली, अब मम्मी की भी बात तो सुननी पड़ेगी ना। एक रात जब अंजलि रसोई में सब्जी काट रही थी, बाहर के कमरे से नेहा और राजेश की हंसी की आवाज़ें आई। वो हंसी कांच की तरह उसके दिल में धंस गई। उसके हाथ से चाकू गिर गया और साथ में कुछ और भी गिरा, शायद उसकी चुप्पी। घर में अंजलि को पूरी तरह से इग्नोर किया जाता था। किसी को उसके दुख सुख से, उसकी तकलीफ से कोई भी परवाह नहीं थी। अपने प्रति परिवार की इतनी बेरुखी देखकर उस रात पहली बार अंजलि ने खुद से ये कहा, बस अब और नहीं, बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने, अब मैं सिर्फ सहूंगी नहीं, बदलूंगी भी। अगली सुबह कुछ अलग थी। सूरज तो हर दिन उगता था, लेकिन अंजलि की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक चिंगारी थी। वो वही अंजलि थी, वही सीधी साधी शांत सहनशील, लेकिन अब उसकी सहनशीलता के पीछे इंतकाम की ठंडी आग सुलगने लगी थी। नेहा रसोई में हलवा बना रही थी और राजेश मुस्कुराते हुए उसके पास बैठा था। उसे अंजलि की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी, और ये सब देखकर रूपा जी की आंखों में संतोष झलक रहा था। अब अपने पोते का सपना सच होते हुए नजर आने लगा था। अंजलि को सुनाते हुए उन्होंने कहा, नेहा जैसी बहू हो तो घर स्वर्ग बन जाए। रूपा जी की बात सुन अंजलि बिना कुछ बोले चुपचाप कमरे में आ गई। इधर नेहा एक ट्रे में सबके लिए हलवा लेकर आई। रूपा जी नेहा की तरफ देखकर मुस्कुराई। बहुत सुगंध आ रही है नेहा, लगता है तुम्हारा हलवा आज कमाल करेगा। रूपा जी की बात सुन नेहा मुस्कुरा पड़ी। तभी अंजलि अपने कमरे से निकली तो नेहा ने कहा, दीदी आप भी खाइए, आपके लिए थोड़ा ज़्यादा घी डालकर बनाया है। इतना सुनते ही रूपा जी ने तुरंत ताना मारा, अरे नेहा, इसे खिला पिला कर क्या फ़ायदा, अब इससे अच्छा तो यही है बहू की तुम नेहा से रसोई सीख ले, जब बच्चा नहीं हुआ तो कम से कम खाना तो अच्छा बना। रूपा जी का तीर की तरह चुभता हुआ ताना सुनकर अंजलि ने अब की बार जवाब दिया, आप ठीक कहती हैं मम्मी जी, अब और देर नहीं करूँगी, बहुत कुछ सीखना है मुझे, किचन में ही नहीं, वक्त और हालातों से भी। अंजलि का जवाब सुन रूपा जी चुप हो गईं। ये पहली बार था जब अंजलि ने पलटकर कुछ कहा था, बिना ऊंची आवाज़ के, लेकिन अंदर तक असर करने वाला जवाब। उस रात अंजलि ने अपने कमरे में बैठकर एक डायरी खोली। ये वही डायरी थी जिसमें कभी वो अपने सपनों को लिखती थी, माँ बनने के सपने, राजेश के साथ
उम्र भर के वादे और रूपा जी की सेवा की कल्पनाएं, आज पहली बार उसने उसमें कुछ अलग लिखा। अब मैं सिर्फ सपने नहीं देखूंगी, अब मैं सच्चाई को बदलूंगी। नेहा जो कर रही है वो सिर्फ चाल नहीं, मेरा अपमान है। और अब मैं सिर्फ सहूंगी नहीं, सामना करूंगी। मेरी कोंख सुनी है, मेरा दिल नहीं। अब मेरी आत्मा जाग चुकी है। अगले कुछ हफ्तों में अंजलि ने घर के हर कोने में फिर से अपनी मौजूदगी महसूस करवानी शुरू कर दी। उसने घर के खर्चों की जिम्मेदारी खुद ले ली, हर छोटी बड़ी चीज़ का हिसाब रखती, रूपा जी को दवाइयाँ समय पर देती, नेहा से भी मिठास से बातें करती और राजेश से औपचारिक मगर स्पष्ट व्यवहार रखती। नेहा को अंजलि का ये बदलाव खटकने लगा। वो समझ गई कि अंजलि अब पहले जैसी नहीं रही। जरूर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। कहीं ये फिर से सबके दिल पर अपनी जगह बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही। अगर ऐसा हो गया तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। बस यही सोच अंजलि को सबकी नज़रों में फिर से गिराने के लिए नेहा ने धीरे धीरे अपनी चालें और तेज कर दी। कभी रसोई में खाने में ज़्यादा नमक डालकर कहती अंजलि ने किया होगा, कभी कुछ सामान गायब कर देती और दोष अंजलि पर आता। एक बार तो नेहा ने पूरा का पूरा 5 लीटर दूध ही गिरा दिया और सारा का सारा दोष अंजलि के ऊपर लगा दिया। लेकिन इस बार अंजलि नेहा के किसी भी बात से चिढ़ती नहीं थी, बल्कि हर बार मुस्कुराकर जवाब देती और चुपचाप सबूत इकट्ठा करने लगी। अगले दिन अंजलि ने घर के नौकर से पूछा, कल जो दूध गिरा था वो किसने रखा था बाहर? नेहा मैडम ने दीदी, उन्होंने कहा था कि आप रखाई हैं। बस अंजलि को यकीन हो गया कि अब वो अपनी चाल चल सकती है। अंजलि अब धीरे धीरे अपने कदम मजबूती से जमाने लगी थी। वो जानती थी कि सीधे टकराना नहीं बल्कि सही समय पर वार करना ज़्यादा असरदार होता है। उसने अपने फ़ोन में घर में लगवाए गए पुराने सीसीटीवी कैमरों को फिर से चालू करवा दिया। बिना किसी को बताए इन कैमरों को कभी गेट और लॉबी तक ही सीमित रखा गया था, लेकिन अंजलि ने एक नया कैमरा रसोई के कोने में और दूसरा ड्राइंग रूम में लगवा दिया, इस बहाने कि कोई नौकर चोरी ना करे। नेहा को इसकी कानों कान खबर भी ना लगी। उसे लगा कि कैमरे बेकार और पुराने पड़े हुए हैं। नए कैमरे पर उसने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि अंजलि ने जब कैमरा लगवाया था तब नेहा घर से बाहर थी, जिसका नेहा को कोई अंदाजा ही नहीं था। और एक दिन अंजलि जब खाना बना रही थी तो नेहा ने जानबूझकर आटे में हल्की मिट्टी मिला दी और फिर घर में हल्ला मचाया। उफ, ये क्या दीदी, आपने तो ध्यान ही नहीं दिया, सारा खाना खराब हो गया। रूपा जी भी भड़क गई। अंजलि, अब ये भी तुमसे नहीं होता, और कितनी जिल्लत करवाएगी तुम? तब तक राजेश भी बोल पड़ा, अंजलि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अंजलि चुपचाप सबकी बातें सुनती रही और फिर खड़ी होकर मुस्कुराकर बोली, आप सब बैठिए, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। कहते हुए उसने अपना फ़ोन उठाया और टीवी से कनेक्ट कर दिया। सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। सभी की आंखें तब फटी की फटी रह गई जब देखा कि नेहा खुद आटे में कुछ मिलाते हुए नजर आई। वीडियो देख पूरा सन्नाटा छा गया। राजेश गुस्से में बोला, नेहा ये क्या कर रही थी तुम? राजेश का गुस्सा देख नेहा हकलाने लगी। राजेश, वो मुझे लगा कि अंजलि दीदी ने रखा होगा। रूपा जी को मानो बिजली लगी हो। उनकी आंखों में पहली बार अंजलि के लिए शर्म और अपराध बोध था। लेकिन अंजलि ने कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप सब्जी काटती रही और हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर थी। उसके मन में आज पहली जीत की आहट थी। खैर, रात को अंजलि पानी पीने उठी तो रात को लगभग 2 बजे नेहा को दबे पांव छत पर जाते हुए देख अंजलि को कुछ शक हुआ। उसने भी दबे पांव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। मोबाइल को उसने साइलेंट पर कर दिया और जब छत पर पहुंची तो नेहा किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। अंधेरे की वजह से दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अंजलि को नेहा की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो फ़ोन पर किसी से बोल रही थी कि तुम चिंता मत करो, कौन सा मैं यहाँ बच्चे पैदा करने आई हूँ? अरे ये तो बस प्रॉपर्टी के लिए बहाना है। नेहा के मुंह से ये बात सुनकर अंजलि हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था
कि नेहा अंजलि के साथ साथ राजेश के और रूपा जी के साथ भी गेम खेल रही थी, जो इतने विश्वास से उसे इस घर में लेकर आई थी, इस घर की बहू बनाने के सपने लेकर। फिलहाल तो अंजलि ने नेहा की बातें रिकॉर्ड कर ली। अब उसके लिए यही काफ़ी था। वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई और अगले दिन मौका देखकर राजेश को उसने सारी बात बताते हुए रिकॉर्डिंग भी सुना दी। रिकॉर्डिंग सुनते ही राजेश जैसे नेहा से बात करने गया, अंजलि उसे ये कहते हुए रोकी कि नहीं, नेहा को माँ जी लेकर बहुत गंभीर हैं, उनकी आंखें खोलनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए अभी तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। समय आने पर नेहा की सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। उस रात राजेश कमरे में आया। पहली बार वो अंजलि से नज़रें मिलाकर बैठा। अंजलि, मुझे माफ़ करना, शायद मैंने बहुत जल्दी हार मान ली थी। मुझे नहीं पता कि नेहा इस नेचर की लड़की है। वो तो हमारा घर जोड़ने की बजाय तोड़ रही है। राजेश की बात सुन अंजलि ने सीधी नज़रों से उसे देखा और कहा, गलती सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे छुपाते हैं, कुछ लोग उसे सुधारते हैं। अब देखना है आप किस रास्ते पर हैं। अंजलि की बात का जवाब राजेश कुछ भी ना दे सका। वो चुप हो गया। इधर अब नेहा को एहसास हो गया कि अंजलि इतनी आसान शिकार नहीं है। वो और भी चालाकी से अगली योजना बनाने लगी। इस बीच अंजलि ने रूपा जी के लिए डॉक्टर से चेकअप कराने की योजना बनाई। उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर की दिक्कतें थीं। जब रिपोर्ट आई तो अंजलि ने खुद उनका डाइट चार्ट बनाया, दवाइयाँ ठीक समय पर देने लगी। अंजलि द्वारा इतनी अपनी सेवा देख रूपा जी के दिल में अब अंजलि के लिए कोई कड़वाहट नहीं रही, लेकिन अहम अब भी जिंदा था। एक शाम जब नेहा रसोई में कुछ बना रही थी तो अंजलि उसके पास आई और फुसफुसाकर बोली, तुम्हारा अगला खेल क्या है, जहर या झूठा इल्जाम? अंजलि की बात सुन नेहा का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर भी उसने अंजलि को जवाब देते हुए कहा, अंजलि, तुम मुझसे डरती हो ना? इतना सुनते ही अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा, डरती थी, लेकिन अब सिर्फ देख रही हूँ कि तुम्हारी हार कब होती है। अंजलि की बात सुन नेहा अब खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। जिस घर में वो राजेश की नज़रों की रानी थी, अब वहाँ उसकी चालें उल्टी पड़ने लगी थी। छोटी छोटी गलती पकड़े जाने से राजेश और रूपा जी से उसे डांट सुनने को मिलती थी, और अंजलि की शांत चालें शतरंज की उन चालों जैसी थी जो दिखने में धीमी होती हैं पर सामने वालों को मात देने के लिए काफ़ी थी। इधर नेहा की एक से एक गलतियां मिलने पर अब राजेश नेहा से चिढ़ने लगा था और धीरे धीरे अंजलि के करीब लौटने लगा। नेहा के आने के बाद से अंजलि और राजेश दोनों भले ही अलग अलग कमरे में रहते थे, लेकिन नेहा से भी राजेश की नज़दीकियां नहीं थी, क्योंकि अभी तक उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। एक रात अंजलि बालकनी में खड़ी चांद देख रही थी। राजेश धीरे से उसके पास आकर खड़ा हो गया और धीरे से बोला, आजकल तुम पहले जैसी नहीं रही, तुम में कुछ अलग है। अंजलि ने बिना उसकी ओर देखे कहा, शायद पहले मैं सिर्फ प्यार चाहती थी, पर अब स्वाभिमान भी चाहिए। अंजलि की बात सुन राजेश थोड़ी देर चुप खड़ा रहा, फिर बोला, तुमने बहुत सहा है, मैं जानता हूँ, और मुझसे गलतियाँ हुई हैं। अंजलि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गलतियाँ तब तक माफ़ की जा सकती हैं जब तक वो आदत ना बन जाए। अब तुम्हें तय करना है कि ये तुम्हारी गलती थी या आदत। अंजलि का इशारा नेहा की ओर था। राजेश निरुत्तर हो गया। इधर नेहा ने रूपा जी के कान भरने शुरू कर दिए। मम्मी जी, अंजलि तो अब घर में राज करने लगी है। आपने ही तो कहा था कि वो बांझ है, बेकार है। अब देखिए कैसे सबको अपने हिसाब से चला रही है। नेहा की बात सुन रूपा जी को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि नेहा ने पहली बार उनके सामने ऐसी बातें की थी। थोड़ी देर चुप रहकर सोचने लगी कि क्या मैं सच में किसी गलत लड़की को बहू बनाने का फैसला कर रही थी, इस घर की लाज बचाने की कोशिश कर रही थी, या घर की लाज ही मिटा रही थी। अंजलि ने तो कभी भी इसके खिलाफ कुछ कहा नहीं, लेकिन इसके मन में तो अंजलि के खिलाफ गुस्सा, नफरत मुझसे भी ज़्यादा है। जब रूपा जी ने कुछ भी नहीं बोला तो नेहा ने अब अपना सबसे खतरनाक दांव चलने की तैयारी की। वो खुद ही राजेश
और अंजलि के बीच में फूट डलवाकर अंजलि को घर से बाहर निकलवाना चाहती थी। इसलिए एक दिन उसने अपने मोबाइल से एक मैसेज लिखा, राजेश, आज रात मैं तुम्हारे कमरे में आ रही हूँ। अंजलि को मत बताना, मुझे तुम्हारे करीब रहना है। और ये मैसेज खुद अंजलि के फ़ोन पर फॉरवर्ड कर दिया राजेश के नाम से। फिर उसने मौका देखकर अंजलि का फ़ोन चुपचाप मेज पर रखा और वहाँ से मुस्कुराते हुए बाहर चली गई, मानो वो शिकार बिछा चुकी थी और अब सिर्फ अंजलि के टूटने का इंतजार था ताकि वो खुद घर छोड़कर चली जाए। इधर अंजलि जब कमरे में आई तो उसका फ़ोन टेबल पर रखा था। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया उसकी नज़र मैसेज पर पड़ी, राजेश, आज रात मैं तुम्हारे कमरे में आ रही हूँ। अंजलि को मत बताना, मुझे तुम्हारे करीब रहना है। इतना पढ़ते ही अंजलि के हाथ काँप गए, लेकिन अगले ही पल उसने फ़ोन को एक बार ध्यान से देखा। भेजने वाले का नंबर असली राजेश का नहीं था। ये एक डुप्लीकेट सिम से भेजा गया मैसेज था जो सिर्फ नाम से राजेश दिखा रहा था। नेहा, अंजलि ने धीरे से फुसफुसाया, अब तूने मेरी सहनशीलता नहीं, मेरी बुद्धि को चुनौती दी है। अगले दिन अंजलि सीधी पुलिस स्टेशन पहुंची, अपने नाम से नहीं बल्कि एक गुमनाम शिकायत करते हुए कि किसी महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं और उसकी संपत्ति हथियाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उसने उस डुप्लीकेट नंबर की डिटेल्स निकालने के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन से संपर्क किया और राजेश को कुछ भी नहीं बताया। शाम को घर में जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। नेहा मुस्कुराती रही, अंजलि काम करती रही, लेकिन उस मुस्कान के पीछे अब दोनों को पता था कि एक तूफान आने वाला है। नेहा को यकीन था कि अंजलि भावनाओं में बहकर खुद को तोड़ लेगी, पर इस बार अंजलि बहने वाली नहीं थी, उभरने वाली थी। 2 दिन बीत गए, घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंजलि की आंखों में एक अलग ही शांति थी, जैसे किसी युद्ध का योद्धा जानता हो कि जीत अब दूर नहीं है। तभी सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। नेहा दरवाज़ा खोलने गई। बाहर पुलिस खड़ी थी। हमारे पास साइबर क्राइम की शिकायत है कि इस घर से एक महिला के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न का प्रयास हुआ है, हमें जांच करनी है। पुलिस देख नेहा के चेहरे जैसे सारा रंग ही उड़ गया। उसने हड़बड़ा कर कहा, क्या बात कर रहे हैं आप? किसने शिकायत की है? शिकायत गुमनाम है, लेकिन हमारे पास नंबर ट्रेस हुआ है जो फेक आईडी से लिया गया था और उसने एक धमकी भरा मैसेज गया था। हम उस सिम का रिकॉर्ड लेने आए हैं। तब तक राजेश और रूपा जी भी बाहर आ चुके थे। अंजलि चुपचाप पीछे खड़ी सब देख रही थी। पुलिस ने जब नंबर और मैसेज दिखाया तो अंजलि आगे आई। ये मैसेज तो मुझे मिला था राजेश के नाम से, लेकिन ये उसका असली नंबर नहीं था। मैंने जांच करवाई और पता चला कि ये सिम नेहा के नाम से खरीदी गई है, फर्जी आईडी से। इतना सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजेश ने गुस्से में नेहा की ओर देखा। ये क्या बकवास है नेहा, तुमने ऐसा क्यों किया? नेहा अब बहाने बनाने लगी। मुझे कुछ नहीं पता, शायद कोई और कर रहा है। लेकिन पुलिस के पास सिम खरीद की सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें नेहा खुद दुकान में खड़ी दिख रही थी। अब रूपा जी की हालत खराब हो गई। नेहा को लेकर उनका विश्वास, उनका घमंड सब धराशाही हो चुका था। उन्होंने नेहा की ओर देखा और फिर अंजलि से कहा, बहू तू सही थी, तूने सब कुछ सहकर भी घर को टूटने नहीं दिया और मैं अंधी बन गई थी। रूपा जी की बात सुन अंजलि की आंखों में कोई घृणा नहीं थी, सिर्फ एक गहरी चुप्पी थी। माँ जी, मैं आपको कभी गलत नहीं मानती थी, मैं बस चाहती थी कि आप सही को पहचाने। राजेश अब पूरी तरह से नेहा से मुंह मोड़ चुका था। अंजलि ने वो रिकॉर्डिंग भी रूपा और पुलिस को दे दी, उन्हें सुना भी दी, जिसे सुनकर रूपा जी की हालत और ख़राब हो गई। नेहा के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसे थाने ले जाने लगी तो नेहा जाने से मना करने लगी। झूठे झूठे गंदे गंदे आरोप राजेश के ऊपर लगाने लगी। यहाँ तक कि उसने राजेश के ऊपर झूठा आरोप लगाते हुए बोला कि इसने मेरे साथ रेप किया है। इतना सुनते ही अंजलि गुस्से में चीख पड़ी, बस करो नेहा, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। सबको तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। चुपचाप से चली जाओ, वरना एक मुस्कान थी
जो अपने भोले भाले पति को मारकर ड्रम में बंद कर दी, और एक ये अंजलि होगी जो अपने पति की प्रेमिका को ड्रम में बंद करने के लिए 1 मिनट भी नहीं सोचेगी। आज पहली बार अंजलि का गुस्से से भभकता हुआ चेहरा देख नेहा डर गई, लेकिन फिर भी जाते हुए चीखी, अंजलि, तू समझती है कि तू जीत गई, लेकिन ये घर, ये पति तुझे कभी प्यार नहीं देंगे। अंजलि ने शांत होकर कहा, मुझे किसी से कुछ चाहिए भी नहीं। अब मैं खुद से इतना प्यार करती हूँ कि किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खैर, नेहा को तो पुलिस पकड़ कर ले गई, और उसी रात अंजलि अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रही थी। आज उसमें लिखा, अब मैं सिर्फ एक बहू नहीं, एक योद्धा हूँ। जिस घर ने मुझे कमज़ोर समझा, अब वही मेरी भावनाओं को समझेगा, मेरी असली ताकत देखेगा, मेरी अपनी पहचान देखेगा। अगले दिन अंजलि ने अनाथ आश्रम से एक प्यारी सी बच्ची को गोद ले लिया, ये कहते हुए कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे राजेश दूसरी शादी करे, नेहा की जगह किसी और को लेकर आए, अब मैं अपनी बच्ची के लिए जीऊंगी। अंजलि का आत्मविश्वास देख और नेहा के आने से घर में इतने सारे कलेश देख रूपा जी और राजेश ने अपने फैसलों को लेकर बहुत सोचा कि नेहा ना सही, अगर बच्चे के चलते किसी और को भी इस घर में लेकर आएंगे तो ये कलेश कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और ऐसे तो पूरी ज़िंदगी ही नरक बन जाएगी। इससे अच्छा है कि हम बच्चा ही गोद ले लें। पहली बार खुद सामने आकर रूपा जी ने अंजलि और राजेश को बच्चा गोद लेने के लिए कहा, जो इस घर का वारिस होगा और अंजलि और राजेश को माँ बाप होने का सुख दे सके। राजेश को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसकी दूसरी शादी का फैसला गलत था। फिलहाल राजेश ने अंजलि को मनाने की कोशिश की, उससे माफ़ी मांगी, लेकिन खुद को माफ़ करने के लिए उसने अंजलि के ऊपर कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं की। उसने अंजलि से साफ साफ कह दिया कि अंजलि, अगर तुम्हें लगेगा तो मुझे माफ़ करना, नहीं तो पूरी ज़िंदगी मैं ऐसे ही गुजार लूँगा। बस मुझसे नज़रें मत चुराना। अंजलि राजेश की बात सुन कुछ नहीं बोली, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये खुशी थी कि उसका परिवार, उसका पति और खुद उसकी ज़िंदगी बिखरते बिखरते बची है।